Hello, my dear students. Welcome you all in my channel Biology Wit. बच्चों, आपको पता ही है दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स. प्लांट्स को प्लांटे किंगडम में रखा गया है और एनिमल्स को एनिमिलिया में. और इस एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से लेके मल्टी सेलुलर बिगर एनिमल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सो दैट हम उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ. एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज फाइला. प्लूरल में उनको फाइला बोलते हैं और सिंगुलर एक ग्रुप को बोलते हैं फाइलम. आज हम फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉरीफेरा. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसी चैप्टर का एक टॉपिक उसके बारे में डिस्कस किया था. आपको वो लेक्चर बड़ा हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स जो इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में जब हम अलग अलग फाइलम को डिस्कस करेंगे उनमें यूज़ होंगी. सो मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर यंग फ्रेंड्स, सारे बेटों और बेटियों, आइए स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों, फाइलम पॉरीफेरा के जो भी मेंबर्स हैं उनको कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस. उनका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस. ये जनरली मैरीन होते हैं, ये सी वाटर में पाए जाते हैं, बट कुछ उनकी वैरायटीज़ हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं. फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा में भी. These are primitive multicellular organisms. Primitive means very old. ये बहुत पुराने हैं मगर ये मल्टी सेलुलर हैं. तो आपको पता है कि सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, जिनको हमने एक अलग से ग्रुप में रखा है. उनको पहले एनिमिलिया में ही रखा गया था, मगर क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं और हम एनिमल किंगडम में उन्हीं एनिमल्स की बात करते हैं विच आर मल्टी सेलुलर, सो इनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया विच इज़ नोन एज प्रोटोजोआ. आप इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स एमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, जिनके बारे में आप जानते ही हो. नाउ दीज जो पॉरीफेरन्स होते हैं ये इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब ये बच्चों सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बोला, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अभी फिर आज के लिए मैं आपको बता दूं कि सेलुलर लेवल का मतलब है कि इनकी बॉडी बनी तो सेल्स की होती है, बट इनके सेल्स जो हैं दे फंक्शन इंडिविजुअली. वो कॉमनली जॉइंटली कोई भी फंक्शन नहीं करते एज टिश्यूज़, वो अपने इंडिविजुअल फंक्शंस करते हैं. सो हम इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते. हम इनकी बॉडी में जो भी सेल्स होंगे उसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. दीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स. स्टूडेंट्स, इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती. इनको किसी भी प्लेन में टू इक्वल हाफ्स में कट नहीं किया जा सकता. बट एक ही बात इनकी अच्छी है कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स. तो इनको एज अ डेकोरेटिव पीस भी लोग रखते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स कि इनके अंदर वाटर कैसे एंटर होता है स्पॉन्जेस के अंदर. बच्चों, इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है. जैसे हम ये समझ लो कि जो हम बिगर एनिमल्स हैं, जैसे हमारे अंदर आर्टरीज और वेन्स होंगी ब्लड को कैरी करने के लिए, तो वैसे ही इनके अंदर होते हैं कैनाल सिस्टम. तो इन कैनाल्स, छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं और वहाँ से उनके बीच में वाटर अंदर जाता है, मगर वाटर जाता है थ्रू स्मॉल पोर्स. इनकी पूरी बॉडी के ऊपर आप देख ही रहे हो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं ऑस्टिया. और इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो अंदर जाता है और एक कैविटी लाइक, जैसे आप ये समझ लो कि एक ग्लास जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और इसके अंदर ये जो इंटरनल कैविटी है पूरी की पूरी, दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील.
है ना। तो इस स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, और जब उसने एक्सक्रीट आउट होना होता है, जब वाटर ने बाहर निकलना होता है, जब वेस्ट मटेरियल वाटर के साथ बाहर निकलने होते हैं, तो ये जो अपर जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है ये वाली, दिस इज़ नोन एज ऑस्क्यूलम। इस ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है और पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, जो भी बॉडी के ऊपर पोर्स हैं। अब डाइजेशन जो होती है इनकी वो इंट्रा सेलुलर होती है। इंट्रा मीन्स अंदर, सेल के अंदर ही इनकी फूड की डाइजेशन होती है। इस डायग्राम में भी आप देखो, इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो इंटरनल कैविटी है ये वाली, दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील, और इनके जो छोटे छोटे पोर्स जहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ 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 और इधर इधर, दे आर नोन एज ऑस्टिया। और जो ओपनिंग है जहाँ से वाटर बाहर आता है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑस्टियम। अब इस डायग्राम में आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वाटर जो है वो अंदर आता है। जो डर्मल पोर्स हैं, जो स्किन के ऊपर पोर्स जो हमें दिख रहे हैं, उनके अंदर बनेंगे बिगर पोर्स, दे आर नोन एज इंटरनल ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर गया स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से वाटर ने अपना जो भी काम, इसकी जो भी ज़रूरत थी वो पूरी हुई, और ऑस्क्यूलम से वेस्ट वाटर बाहर आ गया और कहाँ चला गया, एक्सटीरियर में, और वहाँ से अगेन दैट साइकिल इज़ रिपीटेड। और दिस pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste। तो ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, इससे 3 काम होते हैं। एक तो वाटर के थ्रू फूड भी जाता है, तो ये एनिमल जो स्पॉन्जीज हैं ये फूड को इकट्ठा खाने के लिए गैदर करते हैं और उनकी डाइजेशन होती है। और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑक्सीजन या का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना भी इसी रास्ते से होता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट भी के लिए भी वाटर ही हेल्पफुल है। तो ये जो पाथवे है, ये जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया, इसके थ्रू ये 3 प्रोसेसेस कैरी ऑन होते हैं। नाउ अगर हम इनकी एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी बच्चों होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो पॉरीफ्रंस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, अगर हम उनको लॉन्गिट्यूडनली काटें तो अंदर वाली जो इंटरनल कैविटी जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और जो कैनाल्स होती हैं उनको अंदर वाली साइड से पूरी लाइनिंग बनी होती है कुछ सेल्स की, जिनको बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। अभी आप डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम में देखिए तो आपको पता चलेगा कि अंदर वाली साइड ये जो आपको कैविटी नज़र आ रही है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कैविटी के अंदर ये जो पर्पल कलर के आपको ये यहाँ से ये पूरे पर्पल कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कैविटी को इन्होंने पूरी तरह से लाइन अप किया गया है। इन सेल्स को कहते हैं हम क्वाइनोसाइट्स, और इनमें से मैंने एक क्वाइनोसाइट को निकाल के इसका ये आपको बिगर व्यू, आपको इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया है, सो दैट आपको पता चले कि ये क्वाइनोसाइट कैसा होता है। तो ये पूरे क्वाइनोसाइट जो हैं वे इंटरनली ये अरेंज होते हैं कहाँ पर, कैविटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो अब बच्चों जो ये जो क्वाइनोसाइट्स जिनको हम कॉलर सेल्स भी कह रहे थे, तो इनको हम कॉलर सेल इसलिए कहते हैं कि इनके ऊपर एक फनल शेप्ड कॉलर लगा होता है और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको कहते हैं फ्लैजलम। फिर से हम डायग्राम को देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजलम, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉलर। तो फ्लैजलम जो है ये इस कॉलर के अंदर होता है, उस पूरे सेल को बोलते हैं क्वाइनोसाइट, और उसके आगे एक और सेल लगा होता है जिसको बोलते हैं एमीबोसाइट। नो ये जो कॉलर सेल्स हैं, दे बीट देयर फ्लैजला टू फोर्स वाटर थ्रू द स्पॉन्ज। तो ये जो फ्लैजला होता है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ये कॉलर सेल्स बीट करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, सो दैट जो वाटर की करंट्स हैं वो अंदर बाहर होती रहें। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि वाटर अपने साथ क्या लाता है, न्यूट्रिएंट्स लाता है, खाने का सामान लाता है, और साथ में ऑक्सीजन लाता है। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। तो ये अपनी डाइजेशन करते हैं और अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ये इनको फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करके फिर इनको इंजेस्ट करते हैं, मतलब
अंदर मुंह के अंदर ले लेते हैं, फिर खाते पीते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट मटेरियल जो है, और जो ऑक्सीजन के लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बनती है एज अ वेस्ट मटेरियल, वो भी वाटर के थ्रू ही बॉडी से बाहर आती है। थ्रू कौन सी ओपनिंग अभी मैंने बताई थी आपको, दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम। अब इनकी जो बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस होती हैं टू सपोर्ट आवर मसल्स, इसी तरह से इनकी बॉडी में भी स्केलेटन होता है जो स्पाइक्यूल्स का बना होता है। स्पाइक्यूल्स मीन्स छोटे छोटे कांटे, ये ऐसे कांटों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए भगवान ने दिए हैं। नो, इस स्ट्रक्चर को हम फिर से एक बार ही देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से पता चल जाए कि अब आप देख रहे हो इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, दोज आर नोन एज स्पाइक्यूल्स। अपर बॉडी, अपर जो ओपनिंग थी जहाँ से वाटर बाहर आ रहा था और उसके साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आ रहे थे, दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम। और ये वाटर का फ्लो दिखाया है, और यहाँ पर क्वेनोसाइट्स भी दिखाए हैं जिसका बिगर स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा होता है, और उसके साथ यहाँ पर मैंने स्पाइक्यूल्स भी दिखाए हैं कि जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और ये इसका कॉलर लगा होता है, दैट इज़ वाई ये जो क्वाइनोसाइट्स हैं दे आर नोन एज कॉलर सेल्स। नाउ रिप्रोडक्शन जो होती है पॉरीफ्रंस में, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों ये जो पॉरीफ्रंस हैं, जो स्पॉन्जीज हैं, दे आर हर्मैफ्रोडाइट। आपने ये टर्म पहले भी सीखी होगी कि हर्मैफ्रोडाइट वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट नहीं होती, मतलब दोनों सेक्सेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। तो एक ही बॉडी में ये दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैमीट्स जो हैं, एग्स मतलब ओवा, और जो स्पर्म्स हैं वो भी सेम बॉडी में, सेम इंडिविजुअल के में ही प्रोड्यूस होंगे। मगर ये, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इतने भी बिगर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं कि इनमें बड़े स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सो अभी ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें 3 प्रोसेस से देखी जाती है, थ्रू फ्रैगमेंटेशन, थ्रू बडिंग एंड थ्रू गैम्यूलेशन। बच्चों फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रैगमेंट मीन्स एक पीस का टूटना। तो कभी कभी इनकी जो ये जो मेन बॉडी है इसमें से ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी फ्रैगमेंट्स हैं जो टूट के यहाँ पर नीचे किसी भी अटैचमेंट के, किसी भी मतलब बेस के ऊपर ये गिर जाती हैं और वहाँ पर न्यू क्लोन्स जो हैं, न्यू बॉडीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रैगमेंटेशन। और कभी ये पर्पसफुली जब ये खुद अपनी बॉडी के पार्ट्स को गिराते हैं तब हम प्रोसेस यही है, मगर ये जब ये एक्सीडेंटली गिर जाएं दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। अगर ये किसी अपनी रिप्रोडक्शन के पर्पस से जब ये अपनी बॉडी के पार्ट्स को गिराते हैं देन इट इज़ नोन एज फिशन। एंड सेकेंड वन इज़ बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि इनकी बॉडी का एक पार्ट, जैसे फ्लावर्स में बड्स आती हैं वैसे ही इनकी बॉडीज़ में भी स्मॉलर बड्स की तरह पार्ट आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये बड जो है वो बॉडी से डिटैच हो जाती है मेन बॉडी से और एक अलग किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है एंड इट ग्रोज लाइक अ बिगर एडल्ट। एंड थर्ड प्रोसेस ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज गैम्यूलेशन। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब इनकी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तब इनकी बॉडी के अंदर गैम्यूल्स बनते हैं, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर्स स्मॉलर दिख रहे हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इनकी बॉडी से ये सारे गैम्यूल्स बाहर आ जाते हैं और ये सरफेस के ऊपर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं और फिर से इनका एक न्यू स्पॉन्ज बनना शुरू हो जाता है। दिस इज़ ऑल asexual रिप्रोडक्शन। नो आइए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग गैमेट्स। मैंने पहले ही बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी होगी जब गैमेट्स बनेंगे, मतलब स्पर्म एंड ओवा बनेंगे। तो उनकी जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म्स की और ओवा की वो इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्ट। ओके, नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसका क्या मतलब है?
बच्चों ये जो जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पॉन्जेस, तो स्पर्म्स जो होते हैं वो एक स्पॉन्ज की बॉडी से निकलते हैं, हालांकि ये हर्माफ्रोडाइट हैं, मगर ये स्पर्म्स एक स्पॉन्ज की बॉडी से निकलते हैं और वाटर करंट इनको ले जाती है, और एग्स दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में होते हैं, और फिर ये स्पर्म्स जो हैं ये कैरी हो जाते हैं दूसरी स्पॉन्ज की बॉडी के पास, जहाँ पर जाके इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, एंड फिर देन एम्ब्रियो इज़ फॉर्म। नाउ एम्ब्रियो बनने के बाद ये डायरेक्टली जो एम्ब्रियो है वो बिल्कुल अडल्ट की तरह नहीं बनता, पहले उसकी जो लार्वल स्टेज बनती है उसकी शक्ल थोड़ी और होती है, दैट इज़ नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। जब बच्चे जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स, जब उनके जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं तो इसका मतलब है डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। मगर यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो बना उसके बाद ये अपने आप को इसकी बनती है लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज फिर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में अपने आप को चेंज करता है, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये अपने आप को चेंज करता है, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इसकी, और धीरे 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 करते करते फिर ये एक न्यू अडल्ट बन जाता है, सिमिलर वैसा ही जैसे ये इसके पेरेंट्स थे। तो दिस वाज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है स्पॉन्जेस में। नाउ जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं ना बच्चों, वो हैं साइकॉन, जिसको स्काइफा कहते हैं, उसका कॉमन नेम है, ये इसकी पिक्चर है। सेकंड इज़ स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड थर्ड इज़ यूस्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। तो ये पिक्चर्स या इनकी एग्जांपल्स बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। पिक्चर्स के मतलब सिर्फ ऐसी पिक्चर दी जाती है और ये बताया जाता है कि नेम दिस ऑर्गेनिज्म, और ये एग्जांपल्स भी पॉरीफ्रेंस की पूछी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू कंसीडर to subscribe my channel, and till we meet in another class, thank you very much.